Today we are going to discuss on the topic disorder of gastrointestinal system. So number one is the gastroesophageal reflux disease. Okay, GERD. So normally GER, that is gastroesophageal reflux, is the backflow of gastric content into the esophagus with or without regurgitation, and it's a normal phenomena. तो नॉर्मली जो GER होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है या फिर स्टमक कंटेंट है वो तुम्हारा बैकफ्लो होकर तुम्हारा इसोफेगस में चला जाता है, और ये तुम्हारा नॉर्मल फेनोमेना है इन केस ऑफ यंग इन्फेंट। पर अगर इससे कोई साइन एंड सिम्टम देखा गया जो ट्रबलसम है, तब हम लोग इसको बोलते हैं GERD, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ओके, नाउ इट हैज टू टाइप, फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक। सो फिजियोलॉजिक में मेनली क्या होता है, इसमें कोई भी अंडरलाइंग कॉजेस नहीं होता है, कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता है, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सबसाइड हो जाता है। और जो पैथोलॉजिक है जिसको हम लोग GERD बोलते हैं, इसका कोई अदर कंडीशन या फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, जैसे तुम्हारा एस्थमा, ओके, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, एस्पिरेशन निमोनिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द इटियोलॉजी और कॉजेस। तो कॉजेस में मेनली क्या आएगा, नंबर वन इज द न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। तो अगर कोई बच्चा का सेरिब्रल पल्सी है, मेंटली रिटार्डेड है, तो वैसे बच्चे में तुम्हारा GERD होने का चांस रहता है। नेक्स्ट इज द ओबिसिटी। अगर बॉडी में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हो या फिर फैटी टिश्यू ज़्यादा हो तो इसमें भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ इसोफेगल एट्रेशिया। सो एट्रेशिया, इसोफेगल एट्रेशिया इज द एब्सेंस ऑफ इसोफेगल ओपनिंग इनटू द स्टमक। तो अगर इसका कोई हिस्ट्री है जो रिपेयर हो चुका है पर इसके बाद भी तुम्हारा GERD हो सकता है। नेक्स्ट इज द हाइटल हार्निया। हाइटल हार्निया इज द डायफ्राग्मेटिक हार्निया। इसमें क्या होता है, जो स्टमक का जो ऊपर पार्ट होता है, कार्डियक या फिर फंडस पार्ट होता है, वो तुम्हारा पोट्रूट हो जाता है थ्रू द डायफ्राम। सो इसको हम लोग बोलते हैं हाइटल हार्निया। तो इसकी वजह से भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट इज द डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अगर तुम्हारा स्टमक का जो कंटेंट है वो एम्प्टी होने में अगर ज़्यादा टाइम लगता है, नॉर्मली तो 4 आवर्स के अंदर स्टमक खाली हो जाता है, पर अगर 6 आवर, 8 आवर्स, 12, 24 आवर्स लग गया तो इससे भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आगे मैंने बोला था दैट इज एस्थमा, निमोनिया, तो इसकी वजह से भी GERD हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द प्री टर्म इन्फेंट। अगर जो इन्फेंट बिफोर 9 मंथ्स तुम्हारा डिलीवर हो चुका, तो उन लोगों का क्या होता है, जो गैग रिफ्लेक्स होता है या फिर तुम्हारा जो इसोफेगल स्प्लिंटर होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से तुम्हारा स्टमक का कंटेंट या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट बैकफ्लो होके इसोफेगस में आने का चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं GERD। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द इन्फेंट एंड फॉर द चिल्ड्रेन। तो इन्फेंट में मेनली क्या होता है, रिकरेंट वॉमिटिंग, रिफ्यूजल ऑफ फीडिंग, पुअर वेट गेन, crying and irritability, apnea, that is the absence of breathing, or bradycardia, cough and sleep disturbances, and this is in case of young infant. Next is for the children का क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न। हार्टबर्न क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है तुम्हारा, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। तो अगर ये तुम्हारा इसोफेगस का म्यूकस लेयर या फिर तुम्हारा वॉल के साथ जब कांटेक्ट में आता है तब तुम्हारा इसोफेगल वॉल तुम्हारा डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से तुम्हारा हार्टबर्न या फिर चेस्ट बर्न होता है। ओके, नेक्स्ट इज द वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट, स्ट्राइडर, pneumonitis, sore throat, laryngitis, cough, dysphagia, difficulty swallowing. Okay, next last one is the Sandifer syndrome. तो Sandifer syndrome में मेनली क्या होता है, ये तुम्हारा GERD का
GERD के साथ तुम्हारा कंबाइन हो जाता है तुम्हारा टॉर्टिकुलस एंड डिस्टोनिक मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक, हैंड्स एक्सेट्रा। तो मेनली इसमें तुम्हारा टॉर्टिकुलस मतलब तुम्हारा हेड वन साइड मतलब एक साइड टर्न हो जाता है और इतना तुम्हारा जोर से टर्न हो जाता है कि तुम्हारा पूरा तुम्हारा जो नेक मसल का है उसका स्पैज़म होने की वजह से तुम्हारा हेड एक साइड टर्न हो जाता है और बहुत पेनफुल होता है। ओके, और इसके साथ तुम्हारा डिस्टोनिक मूवमेंट मतलब तुम्हारा जो मसल मूवमेंट होगा वो तुम्हारा कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा और उसमें कोई टोनिसिटी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, मेनली द मसल्स ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक एंड द हैंड्स। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडी फॉर सिंड्रोम। तो ये देखा जाता है इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। अभी हमें GERD डायग्नोसिस कैसे करेंगे। नंबर 1 इज द इसोफेगल pH मॉनिटरिंग। तो इसोफेगल का pH नॉर्मली क्या होता है, एल्कलाइन या फिर नॉर्मल रहता है। ओके, न्यूट्रल रहता है। पर अगर तुम्हारा GI कंटेंट ऊपर आ गया, ओके, गैस्ट्रिक कंटेंट तुम्हारा इसोफेगस में आ गया, तब क्या होगा, pH तुम्हारा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट क्या है, एसिडिक। तो अगर pH कम हो गया दैट मीन्स इसोफेगल pH क्या हो गया है, तुम्हारा एसिडिक हो चुका है। सो दिस इज वन डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज द एंडोस्कोपी एंड इसोफेगल बायोप्सी। तो तुम्हारा एंडोस्कोपी करके भी हमें पता चलता है अलोंग विद दैट बायोप्सी। नेक्स्ट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम लोग करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्टमक कंटेंट है वो तुम्हारा बैक फ्लो होकर इसोफेगस में आ रहा है। सो बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज द मल्टी चैनल इंट्राल्यूमिनल इम्पीडेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली तुम्हारा इसमें मेनली क्या होता है, जो बोलस मूवमेंट है विद इन द इसोफेगस उसको मेनली हम लोग कैथेटर यूज़ करके उसका मूवमेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दैट इज द मल्टी चैनल इंट्राल्यूमिनल इम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रो इसोफेगल सिंटीग्राफी। तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, इसमें 99 mm टेक्टिनियम सल्फर कोलॉइड को हम लोग किसके साथ देंगे, एसिटिक ऑरेंज जूस के साथ। और इसको इंजेक्शन करने के बाद तुम्हारा जो पेशेंट होगा वो सुपाइन पोजीशन में सोएगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्कैनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इसोफेगस। सो इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा, जो वो मूवमेंट है एसिडिक सोल्यूशन का, जो मूवमेंट कैसा हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है या फिर वो नॉर्मली जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको मेनली हम लोग डिटेक्ट करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग या फिर रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट इज द डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें मेनली इन केस ऑफ यंग इन्फेंट क्या होगा, फीडिंग चेंजेस इंक्लूडिंग मॉडिफाइंग मैटरनल डाइट इन ब्रेस्ट फीड बेबी। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसमें क्या होगा, माँ लोग क्या नहीं खाएगा, मिल्क एक नहीं खाएगा। अलोंग विद दैट जो बच्चे को हम लोग फार्मूला जो फीडिंग करवाते हैं उसको चेंज करना है इनटू फार्मूला फीडिंग एंड रिड्यूसिंग द फीडिंग वॉल्यूम। जैसे हम लोग 200 ml बच्चा को फीडिंग दे रहे थे उसको कम करना है और उसका फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जो फ्रीक्वेंसी होता है हाउ मेनी टाइम्स वो टाइम्स बढ़ा देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज फीडिंग इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन। तो जो बच्चा होगा उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुला के उसको फीडिंग कराना है और उसका हेड एलिवेट रखना है 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन क्या होगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में लाइक स्पाइसी फूड, ऑयली फैटी फूड, मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट्स ये सब कम करना है। अलोंग विद दैट कैफीन कंटेनिंग फूड लाइक कॉफ़ी, ओके, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो ये सब कम खाना है। अलोंग विद दैट अगर ओबिसिटी है या फिर ओबेस है बच्चा तो उसका वेट लॉस में ज़्यादा ध्यान देना है। स्मोकिंग सीजेशन एंड अवॉइडिंग अल्कोहल कंजम्पशन। सो दीज आर द डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज द फार्माको। ओके, तो फार्माकोथेरेपी में मेनली
नंबर 1 इज द एसिड सप्रेसेंट। तो इसमें क्या आता है, एंटासिड, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक रेनिटिडिन, सिमेटिडिन। Next one is the PPI, that is proton pump inhibitor, and it is most commonly given to the patient, that is pantoprazole, omeprazole, etc. Next, number 2 is the prokinetic agent. तो prokinetic agent are those drug or medicines जो तुम्हारा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या फिर तुम्हारा बॉल मूवमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है तुम्हारा, मेटोक्लोप्रोमाइड एंड बेक्लोफेन। एंड लास्ट वन इज द सर्जरी। तो सर्जरी में मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी किया जाता है दैट इज निसेन फंडोप्लिकेशन। तो निसेन फंडोप्लिकेशन में मेनली क्या किया जाता है, जो स्टमक का फंडस पार्ट है उसको ऊपर खींच के इसोफेगस के चारों ओर रैप कर देते हैं और उसको स्टिच कर देते हैं। तो ये करने से क्या होता है, जो स्टमक का कंटेंट है वो बैक फ्लो कुछ हद तक नहीं होता है इनटू द इसोफेगस। दैट इज नोन एज निसेन फंडोप्लिकेशन एंड इट इज अ सर्जरी चॉइस, सर्जरी ऑफ चॉइस इन केस ऑफ GERD। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द malabsorption syndrome। तो malabsorption syndrome एज द नेम सजेस्ट, इसमें malabsorption का मतलब क्या है, जो हमारा बॉडी का कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाता है बॉडी, दैट इज malabsorption syndrome। सो इट refers to a number of clinical disorder in which the intestine's ability to absorb certain nutrients into the bloodstream is affected। जो मैंने आगे बोला, इंटेस्टाइन का जो तुम्हारा उसका कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब द विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, तो वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो मेनली उसमें जो वही मेनली इफेक्टेड होता है। ओके, सो नंबर 1 इज द कार्बोहाइड्रेट मैलअब्जॉर्प्शन, और इसका कॉजेस क्या क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस विच वी विल डिस्कस लेटर, Shwachman-Diamond syndrome। okay, next is glucose galactose malabsorption। so glucose galactose is a milk protein। तो मिल्क प्रोटीन का अगर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ तो इससे भी तुम्हारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मैलअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड में क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब तुम्हारा लैक्टोज तुम्हारा जो होता है वो बॉडी टॉलरेट ही नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट इज द सीलियाक डिजीज विच वी विल ऑल्सो डिस्कस इन लेटर। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोटीन मैलअब्जॉर्प्शन। तो प्रोटीन मैलअब्जॉर्प्शन का क्या क्या है कॉजेस, कंजेनिटल में सिस्टिक फाइब्रोसिस, Shwachman-Diamond syndrome। ओके, एंड एक्वायर्ड में क्या है, मिल्क प्रोटीन एलर्जी एंड celiac disease, same as carbohydrate malabsorption। okay, next is the fat malabsorption, और इसमें क्या होता है, malabsorption of the fat soluble vitamins, that is ADE, that is fat soluble vitamins, and exocrine pancreatic insufficiency। अगर तुम्हारा पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो अगर अच्छे से काम नहीं किया, मेल फंक्शन हो गया, तो वो भी एक है। नेक्स्ट इज द सीवियर स्टेटोरिया। ओके, सो स्टेटोरिया का मीनिंग क्या है, फैट प्रेजेंट इन स्टूल। अगर तुम्हारा स्टूल में ज़्यादा फैट वगैरह, लिपिड्स या फिर ऑयल वगैरह रिलीज हुआ स्टूल के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटोरिया। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ malabsorption syndrome। तो क्या क्या होता है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग। ओके, जिसको हम लोग एब्डोमिनल फुलनेस या फिर डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं। फ्लैट्यूलेंस, दैट इज फ्लैट्यूलेंस इज द क्या बोलो, प्रोडक्शन ऑफ गैस। अगर बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म हो गया तुम्हारा इंटेस्टाइन वगैरह में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट्यूलेंस। और
ओके और एक्सप्लोजिव डायरिया, एनोरेक्सिया, फैटिक एंड वेट लॉस। नेक्स्ट फैट में क्या होता है तुम्हारा लाइट कलर्ड फाउल स्मेलिंग स्टूल। तो तुम्हारा मेनली फैट में क्या होता है, फैट तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो फैट तुम्हारा किस में निकल जाता है, स्टूल में। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइट कलर्ड फाउल स्मेलिंग स्टूल होता है, जो तुम्हारा सॉफ्ट होता है और बहुत ही बल्की होता है, हेवी होता है। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ विटामिन्स क्या होता है, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस एंड मसल वेस्टिंग। तो बहुत ज़्यादा थीन हो जाता है, पतला रोगा पतला हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। सो नेक्स्ट इज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो आगे हम लोग ने बोला था जो लैक्टोज होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, वो तुम्हारा मेनली बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाते, उससे तुम्हारा एलर्जी वगैरह होता है। तो उसको हम लोग मेनली इट इज़ द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज और डायरी प्रोडक्ट ड्यू टू लैक्टेज एंजाइम डिफिशिएंसी। तो जो तुम्हारा लैक्टेज एंजाइम जो तुम्हारा लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, तो वो मेनली प्रेजेंट नहीं होता है बॉडी में, या फिर उसका डिफिशिएंसी की वजह से होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, तो इसमें मेनली क्या होगा तुम्हारा पैथोफिजियोलॉजी, लैक्टेज डिफिशिएंसी मतलब लैक्टेज एंजाइम का डिफिशिएंसी हुआ, तो इससे क्या होगा, इनएडिक्वेट डाइजेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज एक्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लैक्टोज का एक्यूमुलेशन की वजह से ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा इंटेस्टाइन का ल्यूमेन या फिर इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया, एब्डोमिनल फुलनेस या फिर ब्लॉटिंग होगा एंड एब्डोमिनल pain due to gas formation. Okay, so this is all about the pathophysiology of lactose intolerance. नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मेनली क्या होता है, लैक्टोज फ्री और रिड्यूस्ड मिल्क। तो जो मिल्क से हमें क्या निकलना है, लैक्टोज फ्री बनाना है, मतलब लैक्टोज को रिमूव करना है या फिर उसका अमाउंट को कम कर देना है इन मिल्क। ओके, नेक्स्ट इज मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड विटामिन्स लाइक ए, बी, ई, डी सप्लीमेंट। तो ये सब विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंट देना है। नेक्स्ट इज लैक्टोज एंजाइम मेडिकेशन। सो अभी तुम्हारा लैक्टोज एंजाइम का तुम्हारा मेडिकेशन या फिर लैक्टोज एंजाइम तुम्हारा मेनली मेडिकेशन भी अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द सीलियाक डिजीज। जो आगे था कॉजेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन malabsorption. Okay, so celiac disease is an immune mediated enteropathy caused by permanent sensitivity to gluten and is a lifelong deficiency and needs lifelong dietary modification. तो मेनली सीलियाक डिजीज़ क्या है, ये तुम्हारा मेनली इम्यून मीडिएटेड, मतलब इसमें मेनली जो तुम्हारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और इससे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा एंटेरोपैथी मीन्स द जीआई सिस्टम का मेनली इन्फेक्शन होता है या फिर उसका डिजीज होता है, जो तुम्हारा किससे होता है, कॉज्ड बाय परमानेंट सेंसिटिविटी टू ग्लूटीन, मतलब ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है। ग्लूटीन नॉर्मली किस में प्रेजेंट होता है, वीट, बार्ले, ये सब में ज़्यादा होता है, तो ग्लूटीन को एकदम ही बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाते। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग रहता है और लाइफ लॉन्ग उसको डाइट मॉडिफिकेशन करना है। इसमें मेनली जो जेनेटिक मार्कर HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन नॉर्मली इन्वॉल्व होता है टू कॉज द ऑटो इम्यून प्रोसेस। ओके, सो रिस्क फैक्टर क्या है उसका, तुम्हारा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, डाउन सिंड्रोम, ओके, दैट इज ट्रिप्लोइडी। नेक्स्ट इज IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन A डिफिशियंसी, टर्नर सिंड्रोम एंड लास्ट इज फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ था आगे सीलियाक डिजीज, तो इससे तुम्हारा जो अपकमिंग जेनरेशन में भी रहने का चांस रहता है।
नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है, ग्लूटीन, जो तुम्हारा ग्लूटीन कहाँ पे होता है, ओट्स, व्हीट, बार्ले में होता है। तो ये तुम्हारा ब्रेक डाउन इनटू ग्लियाडिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इंजेक्शन करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वो तुम्हारा ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म करता है, ग्लियाडिन। तो ग्लियाडिन नॉर्मली तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ओके बॉडी में ड्यू टू ऑटोइम्यून प्रोसेस। तो इसकी वजह से ग्लियाडिन क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इससे अभी दो चीज़ हो सकता है। नंबर वन इज भिलाई एट्रोपी, मतलब जो भिलाई होता है इंटेस्टाइनल में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है भिलाई, वो अपने आप को ही मारना स्टार्ट करता है। मतलब सेल क्या बोलो, सेल खुद को मारता है, मतलब अपने आप को ही मारता है, दैट इज एट्रोपी। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैल एब्जॉर्प्शन, ओके वहाँ पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एंड फैट, कैलोरी एंड विटामिन डिफिशिएंसी होता है, बॉडी में विटामिन, मिनरल्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ड्यू टू भिलाई एट्रोपी। नेक्स्ट वन इज म्यूकोसल सेल डिस्ट्रक्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है वो तुम्हारा डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सीलियाक क्राइसिस, ओके क्राइसिस हो जाता है। और डिहाइड्रेशन एंड डायरिया इज द मेन साइन एंड सिम्टम, ये हम लोगों को देखने को मिलता है ओके। अभी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीलियाक डिजीज क्या होता है, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग, वो तुम्हारा डैमेज हो गया या फिर उसका ब्रेक डाउन हो गया, तो वहाँ से तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से तुम्हारा एनीमिया होता है। ग्रोथ फेलियर, मसल वेस्टिंग, शॉर्ट स्टेचर, मतलब शॉर्ट हाइटेड हो जाता है, डिलेड प्यूबर्टी, विटामिन डिफिशियंसी एंड डिहाइड्रेशन ओके। सो दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट तुम्हारा डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मिलने हम लोग क्या करते हैं, सीरम एंटी ग्लियाडिन एंटीबॉडी एसे। तो नॉर्मली जब ग्लूटीन को हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, या फिर ग्लूटीन को वो क्या सोचता है कि ये ग्लूटीन एक एंटीजन है, तो इसके खिलाफ हमारा बॉडी क्या बनाता है, एंटी ग्लियाडिन एंटीबॉडी। तो अगर तो हमारा बॉडी में एंटी ग्लियाडिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है ब्लड में या फिर सीरम में, तो इससे पता चलता है कि उसको क्या है, सीलियाक डिजीज है ओके। नेक्स्ट इज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस। तो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस मेनली अगर तुम्हारा इसका जो ग्लियाडिन है वो नॉर्मली जो ये ग्लूटामिनेस को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर ग्लूटामिनेस का अगर लेवल कम हो गया इन टिश्यू में, तो उसका मतलब हमें समझना है कि ग्लियाडिन तुम्हारा या ग्लियाडिन है बॉडी में प्रेजेंट है, या फिर वो पेशेंट को क्या है, सीलियाक डिजीज है ओके। नेक्स्ट इज अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी करके भी हमें तुम्हारा म्यूकोसल लाइनिंग का तो जो फीचर्स वगैरह देखकर या फिर उसका डैमेज वगैरह देखकर हमें कुछ हद तक हमें मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं उसको सीलियाक डिजीज है ओके। लास्ट वन इज द हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, बायोप्सी करके सेल का बायोप्सी से सैंपल कलेक्ट करके जो तुम्हारा सेल है, इंटेस्टाइन का जो सेल है, उसको हम लोग अच्छे से उसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी ओके। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइफ लॉन्ग ग्लूटीन फ्री डाइट। तो इसमें व्हीट, बार्ले, ओट्स जो भी है उसको अवॉइड करना है, और उसके बदले में क्या खाना है, राइस, कॉर्न, ये सब खाना है जिसमें तुम्हारा ग्लूटीन नहीं है। नेक्स्ट इज आयरन, विटामिन एंड फॉलेट सप्लीमेंट। तो आगे हमें पता चला था विटामिन डिफिशियंसी होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे मिनरल्स एंड विटामिन्स तुम्हारा वो करना है, सप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द आईवी फ्लूइड, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया होता है, इसलिए आईवी फ्लूइड देना है। अलोंग विद द एल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकता है इसलिए एल्ब्यूमिन देना है। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देंगे, जो तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है ओके,
बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सीलियाक डिजीज. ओके. Okay, next one is the cystic fibrosis. So सिस्टिक फाइब्रोसिस ये तुम्हारा मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. ओके, विच इज एसोसिएटेड विथ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस अफेक्टिंग एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो मेनली ये तुम्हारा मल्टी सिस्टम मतलब तुम्हारा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एनी सिस्टम को ये इफेक्ट कर सकता है. और ये तुम्हारा एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है. और ये तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड को मेनली इफेक्ट करता है. ओके, सो इट इज मेनली कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर दैट इज CFTR में क्या होता है, तुम्हारा म्यूटेशन होता है इन द क्रोमोजोम नंबर 7. तो क्रोमोजोम 7 का जो CFTR है उसका म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके, नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो नॉर्मली क्या होता है, थिक एंड स्टिकी सिक्रीशन. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये सब आता है. तो उन लोगों मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कर देता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस थिक एंड स्टिकी बहुत कॉपियस कर देता है. तो इससे क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, ब्रोंकोस्पैज्म होता है एंड इन्फेक्शन. तो अभी इससे दो चीज़ हो सकता है. नंबर 1 इज द इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. मतलब लंग्स में क्या होगा, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, पैसेज ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो क्या होगा, लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाएगा. तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज लंग्स में जो होता है वो अच्छे से नहीं होता है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है. तो इससे क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू एंड एसिडोसिस मतलब तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए pH बढ़ जाता है. ओके, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, तुम्हारा एथिलेक्टेसिस मतलब तुम्हारा लंग्स कोलैप्स हो जाता है पूरा ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. तुम्हारा लंग्स कोलैप्स हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो इससे तुम्हारा दो चीज़ हो सकता है. नंबर 1 इज द पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड नेक्स्ट इज द पल्मोनरी प्रॉब्लम्स. तो जो हाइपोक्सिया एसिडोसिस हुआ था उससे भी पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है. एथिलेक्टेसिस से भी तुम्हारा पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है. तो इससे क्या होगा, जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है. ओके, वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब तुम्हारा ब्लड वेसल्स तुम्हारा क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है. तो इससे जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है. तो इससे क्या होगा, जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उसका लोड बढ़ जाता है और जिससे क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मतलब उसका जो राइट वेंट्रिकल का वॉल है हार्ट का वो तुम्हारा फूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफी. तो लास्ट में इसकी वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विच इवन लीड्स टू डेथ. सेम वे यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स के बाद तुम्हारा न्यूमोथोरैक्स एंड हेमोप्टेसिस. तो न्यूमोथोरैक्स होता है तो लंग्स कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, और कफ में ब्लड निकलता है, हेमोप्टेसिस होता है. इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर. लंग्स कोलैप्स हो गया तो इससे क्या होगा, तुम्हारा रेस्पिरेटरी फेलियर होगा. ओके, एंड इट इवन लीड्स टू डेथ. ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो हमें क्या पता था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस पूरा तुम्हारा मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी एंड द CVS सिस्टम. तो इसमें क्या क्या होता है, वीजिंग, कफ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पुरुलेंट एंड कोपियस स्पूटम, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, साइनोसिस, tachypnea. Cyanosis is the bluish discoloration of the skin. Okay, tachypnea, clubbing of the nails, hemoptysis, blood in cough, polyp and
sinusitis. So these are the sign symptom in case of respiratory system or CVS system. नेक्स्ट हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है तुम्हारा स्टिएटोरिया, ओके, फ्लैटुलेंस, मैलन्यूट्रिशन, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन, मतलब तुम्हारा एब्डोमेन बहुत फूल जाता है, बहुत ही डिस्टेंडेड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन. रेक्टल प्रोलैप्स, मतलब जो तुम्हारा रेक्टम है वो बाहर निकल जाता है, उसका प्रोलैप्स हो जाता है. सिरोसिस ऑफ लीवर, ओके, तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाता है. इसोफेगल ब्लीडिंग एंड पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी. नेक्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड इन स्वेट, ड्राई माउथ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, वो तुम्हारा उसका डेवलपमेंट डिलेट हो जाता है और इसके साथ तुम्हारा प्री टर्म बर्थ हो सकता है, मतलब बिफोर 9 months, 9 completed months के आगे बच्चा हो जाता है. सो दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स. नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस मेनली क्या होता है तुम्हारा, नंबर 1 इज द स्वेट क्लोराइड टेस्ट. ओके, तो 2 बार हमें चेक करना है कि जो तुम्हारा स्वेट है, पसीना में क्लोराइड का लेवल कितना है. अगर मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट 2 बार मिला तो उसका मतलब क्या हो सकता है, उसको क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं या फिर सस्पेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द म्यूटेशन एनालिसिस. तो इसमें तो मेनली तुम्हारा कैरियोटाइपिंग करता है, मतलब क्रोमोजोम का क्या बोलो, उसका क्रोमोजोम का मेनली एनालिसिस होता है, तब हमें म्यूटेशन समझ में आता है. ओके, तो ये कर भी सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोसिस किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट. तो अभी ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट मेनली रेस्पिरेटरी और एक होगा न्यूट्रिशनल. तो रेस्पिरेटरी में क्या आएगा, नंबर 1 इज द पोस्टुरल ड्रेनेज. तो अगर तुम्हारा बहुत फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो गया चेस्ट में, तो इससे हमें ड्रेनेज करके ट्यूबिंग्स वगैरह लगा के उसको ड्रेनेज बनाना है. ओके, दैट इज पोस्टुरल ड्रेनेज. नेक्स्ट वन इज द इनहेलेशन थेरेपी विथ ब्रोंकोडाइलेटर्स. तो ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे तुम्हारा सिस्टीन, ब्रोमोक्रिप्टिन, तो ये सब है तुम्हारा ब्रोंकोडाइलेटर्स. सैल्ब्यूटामॉल, तो ये सब देके इनहेलेशन के थ्रू देकर हमें रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द म्यूकोलाइटिक एजेंट. म्यूकोलाइटिक एजेंट में मेनली क्या आता है तुम्हारा सिस्टीन, ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये सब वगैरह ही मतलब तुम्हारा म्यूकोलाइटिक मतलब जो तुम्हारा म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है उसका तुम्हारा स्टॉप कर देता है, मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है या फिर म्यूकस को तुम्हारा ब्रेक डाउन कर देता है. इसको बोलते हैं हम लोग म्यूकोलाइटिक एजेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, लाइक तुम्हारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं और एंटीबॉडीज. ओके, तो सॉरी एंटीबायोटिक्स में मेनली हम लोग देते हैं वो इरिथ्रोमाइसिन, ओके, मेनली अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स. नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट. तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में मेनली कैसा डाइट देना है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट. ओके, नेक्स्ट इज द फैट सोल्यूबल विटामिन सप्लीमेंट देना है, ADE का सप्लीमेंट देना है. एंटेरिक कोटेड पेनक्रियाटिक एंजाइम. तो पेनक्रियाटिक एंजाइम भी हम लोग दे सकते हैं उसका टैबलेट फॉर्म में. वो कोटेड होना चाहिए. क्यों कोटेड होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं हमारे स्टमक में क्या है, HCl है. तो HCl एसिडिक होने की वजह से तुम्हारा जो पेनक्रियाटिक एंजाइम था उसको तुम्हारा मार देता है या फिर उसको ब्रेक डाउन कर देता है. इसीलिए हमें क्या देना है, एंटेरिक कोटेड pancreatic enzymes. And last one is the GH, that is growth hormone administration भी हमें करना है, क्योंकि क्या होता है retarded growth होता है इसीलिए. Okay, so this is the treatment of the cystic fibrosis. Okay, next is the
अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? और टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉजिंग स्वेलिंग, ulceration and loss of function of colon and rectum. तो ulcerative colitis is a kind of inflammatory bowel disease like the Crohn's disease. Okay, पर इसमें क्या होता है? तुम्हारा swelling होता है, ulceration मतलब घाव हो जाता है, loss of function of colon and rectum. Next is the causes of ulcerative colitis दैट इज़ अननोन, मतलब उसका क्या एग्जैक्ट कॉजेस है वो कभी कभी अननोन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड, मतलब तुम्हारा अगर इनहेरिटेंस है, मतलब तुम्हारा जीन में ही तुम्हारा उसका म्यूटेशन, जीन का क्रोमोसोम का म्यूटेशन की होने की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड या फिर तुम्हारा फैटी डाइट, ऑयली फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफीन कंटेनिंग फूड ज़्यादा खाने से भी तुम्हारा क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर तुम्हारा बॉडी का सेल अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लग गया या फिर अपना सेल को ही कील करने लग गया, तो ऐसा कंडीशन में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स मेनली क्या क्या है? एब्डोमिनल पेन मेनली ऑन द लेफ्ट साइड, तो हमारा जो कोलन होता है तो वो मेनली जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे तुम्हारा मेनली इफेक्टेड होता है, तो इसीलिए एब्डोमिनल पेन होता है ऑन द लेफ्ट साइड। डायरिया, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, तो अल्सरेशन हो रहा है वहाँ पे, तुम्हारा स्किन का ब्रेक डाउन हो रहा है, म्यूकस लेयर का ब्रेक डाउन हो रहा है इंटेस्टाइन का या फिर कोलन का, तो इससे क्या होगा? ब्लड म्यूकस तुम्हारा स्टूल से निकलेगा। फॉल्स अर्जेस टू हैव बाउल मूवमेंट, मतलब ऐसा लगेगा कि टॉयलेट होगा या फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा, ऐसा टाइप का फॉल्स अर्जेस होता है, पर टॉयलेट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एनीमिया, ओके, ड्यू टू ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, फैटिक होगा, वेट लॉस होगा एंड वॉमिटिंग। दिस इज द क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस मेनली क्या होता है? नंबर 1 इज द हेमोग्राम और टोटल ब्लड काउंट, तो टोटल ब्लड काउंट में हेमोग्लोबिन लेवल, हेमोग्लोबिन परसेंटेज, डिफरेंशियल ब्लड काउंट, प्लेटलेट, WBC, RBC, सब कुछ का लेवल हमें चेक करना है। नेक्स्ट इज द स्टूल एग्जामिनेशन, तो स्टूल एग्जामिनेशन भी हमें करना है। नेक्स्ट इज अपर GI एंडोस्कोपी और बायोप्सी, तो एंडोस्कोपी करके हमें बायोप्सी भी हम लोग या फिर सैंपल भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोलोनोस्कोपी, मतलब कोलन के अंदर कैमरा ढुका के हम लोग कोलन का इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, एनी एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज बेरियम इनेमा, मतलब बेरियम इनेमा बाय माउथ इंजेस्ट करके इंटेस्टाइन वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कोई एबनॉर्मलिटी होगा तो वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए बेरियम इनेमा हम लोग देते। नेक्स्ट इज द CT स्कैन एंड MRI स्कैन, जो तुम्हारा रेडियोग्राफिक स्कैनिंग प्रोसीड्योर है, इससे भी तुम्हारा कोलन में उसका कोई एबनॉर्मलिटी हमें समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 इज द फार्माकोथेरेपी, तो फार्माकोथेरेपी में क्या आता है? तुम्हारा मेसएलामिन, और इसको बोलता है 5 AAC, ठीक है, तो मेसएलामिन दे सकता है, ये नॉर्मली तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है टू क्योर द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या देंगे? पेडनिसोन, बुडेसोनाइट, ओके, जो तुम्हारा इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नेक्स्ट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब जो तुम्हारा इम्यूनो रिएक्शन हो रहा था उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्या देता है? एजाथियोप्रिन। और एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। अलोंग विद दैट इनेमा एंड सपोजिटरीज भी हम लोग देते हैं। नेक्स्ट इज द डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो इसमें क्या आएगा? लिमिट डायरी प्रोडक्ट, तो तुम्हारा डायरी प्रोडक्ट लाइक तुम्हारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हम लोग बोल सकते हैं, उसको कम खाना है। हाई फाइबर फूड कम करना है।
कैफीन कंटेनिंग फूड कम करना है, कॉफ़ी टी वगैरह, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, फैटी फूड, ये सब कम करना है, सबको लिमिट करना है। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, मतलब कम खाएंगे पर बार बार खाएंगे, ऐसा एक रूल होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मिनिमाइज स्ट्रेस, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कोलन या फिर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, और मिनिमाइज करना है स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करना है, पैनिक को कम करना है। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योगा, ओके, योगा, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब करके। Okay, see, this is the diet and the lifestyle modification, and last one is the surgery. तो surgery mainly number 1 is the total proctocolectomy and ileostomy. तो total proctocolectomy में क्या करता है? पूरा तुम्हारा कोलन, रेक्टम एंड एनस जो है 3 पार्ट को ही बॉडी से रिमूव कर देते हैं, जिसको बोलता है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। एंड इलियोस्टोमी तो पता है, इलियोस्टोमी लाइक कोलोस्टोमी, ये तुम्हारा आर्टिफिशियल ओपनिंग करके एब्डोमिनल वॉल में वहाँ पे इलियम का ओपनिंग को, इलियम को काट के वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एब्डोमिनल ओपनिंग, वहाँ से तुम्हारा स्टूल वगैरह पास आउट होता है। ओके, सो दिस इज द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट इज द सब टोटल कोलेक्टोमी। तो सब टोटल कोलेक्टोमी में क्या करता है? कोलन का कुछ पार्ट, मतलब पार्शियली कोलन को काट के रिमूव करते थे, और जो बचा जो पार्ट है उसको हम लोग एनास्टोमोसिस या फिर जोड़ देते, ओके, जोड़ देते, एनास्टोमोसिस कर देते। नेक्स्ट इज द इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस, मतलब इलियम और रेक्टम को डायरेक्टली हम लोग बीच का जो कोलन है उसको काट देकर इलियम को डायरेक्टली हम लोग रेक्टम के साथ एनास्टोमोसिस या फिर उसको जोड़ देते। नेक्स्ट इज द इलियो एनल एनास्टोमोसिस, इसमें भी सेम इलियम को डायरेक्टली हम लोग एनस के साथ जोड़ देते, इसको बोलता है इलियो एनल एनास्टोमोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके।